तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा पहले तो ओजोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन बेटा O3। देखो बेटा, सबसे पहली बात समझने की जो है ओजोन में, कि ओजोन जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज टू बी एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। बेटे इसको एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन माना जाता है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप माना जाता है, ये पहली बात हो गई। बेटा दूसरी बात होती है, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ऑफ लाइफ। दूसरी बात क्या है कि इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला ऑफ लाइफ, अम्ब्रेला ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? वेरी वेरी सिंपल बात है बेटे। देखो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, जैसे एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं, कभी तुमने याद की होगी +1 में शायद, ऐसे करके याद करवाते टीचर, तू साई मैं थाई, क्या, तू साई मैं थाई, तू साई मैं थाई। ठीक, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो इसमें जो बीच वाली लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। बीच वाली लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसमें ये पाई जाती है ओजोन। ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। बेटा सबसे बड़ी बात यह है, ये यूवी रेज को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। इट डज नॉट अलाउज यूवी टू पास थ्रू इट। किसी बहुत बड़े आदमी ने बोला कि ओजोन का जो जन्म ही है वो मानवता के लिए हुआ। क्यों? ये बनती हुई भी यूवी को एब्जॉर्ब करता है और ये टूटता हुआ भी यूवी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि ओजोन एटमॉस्फेयर में बनती कैसे है, तो ये जो ओजोन होती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे यूवी आती है, ये ऑक्सीजन जुड़ करके ओजोन बना देती है। ठीक, ये ऑक्सीजन जुड़ करके ओजोन बना देती है। ठीक, ऐसे ही बेटा टूटते हुए भी ओजोन जो होती है यूवी को एब्जॉर्ब करती है। तो किसी ने कहा कि ओजोन का जन्म ही जो है वो मानवता के लिए हुआ है। क्यों? ये बनते हुए भी यूवी एब्जॉर्ब करती है और ये टूटते हुए भी यूवी एब्जॉर्ब करती है, और यही वजह रही कि इसको हमने अम्ब्रेला ऑफ लाइफ भी बोला। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर में ये बनती है। ठीक, बट द मेजर थिंग, लेबोरेटरी में हम इसको कैसे बनाएंगे? ठीक, हाउ विल वी फॉर्म इट एट इन लेबोरेटरी? देखो बेटा, जैसे कि ओजोन होल के बारे में आगे क्लियर करूंगा आपको। ठीक, लेबोरेटरी में जब हम बनाते हैं तो लेबोरेटरी में बेटा हम इसको बनाते हैं बाय स्पेशल ओजोनाइजर्स। ठीक, कुछ ओजोनाइजर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। जैसे एक होता है बेटा सीमेंस ओजोनाइजर, दूसरा होता है, एक हो गया सीमेंस ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक, दूसरा हो गया ब्रॉडीज ओजोनाइजर, ब्रॉडीज ओजोनाइजर। ऐसे करके बेटे हमारे पास कुछ ओजोनाइजर्स होते हैं जिसके हम इसको बनाते हैं, जिसके अंदर इसको बनाते हैं। सीमन ओजोनाइजर में हम क्या करते हैं कि जैसे ये बेटे हमारे पास मेटल की प्लेट्स लगी रहती हैं इन सीमंस ओजोनाइजर। ये मेटल की प्लेट्स होती हैं जिसकी हम ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इन मेटल प्लेट्स को बहुत हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है। अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल लें कि हम इसको लगभग 10,000 से लेकर के 15,000 वोल्ट तक, इतनी हीट को इसमें से, इतनी वोल्टेज को इसमें से पास करवाते हैं बेटा। हम इस साइड से ऑक्सीजन डालेंगे बेटा। जब ऑक्सीजन यहां से जाएगी तो ये जो ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ थिंग कॉल्ड स्पार्कलेस डिस्चार्ज, क्या बोलेंगे? स्पार्कलेस डिस्चार्ज, sparkless discharge. Now what do you mean by sparkless discharge? बेटा इसको साइलेंट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। इसमें स्पार्क नहीं होनी चाहिए, तो स्पार्क ओजोन को तोड़ देगी। ठीक,
तो यहां ऑक्सीजन जो होगा दैट विल बी चेंजिंग इनटू ओजोन, और बेटे जी यहां से जो बाहर आएगी उसमें 15% तक ओजोन होगा, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कलेक्ट कर सकते हैं, which can be collected by fractional distillation। तो ऐसे जो ओजोन होते हैं बेटे जी, ये हम ओजोनाइजर के अंदर बना लेते हैं, ठीक। तो ऐसे उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें, ओजोन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इस तरह से करके बेटे हम ओजोन की प्रेपरेशन कर लेते हैं। रही बात ओजोन के स्ट्रक्चर की, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं, ओजोन का स्ट्रक्चर, तो ओजोन के स्ट्रक्चर में जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बैंड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। हम इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाते हैं, लेकिन बेटा जब से फॉर्मल चार्जेस डिस्कवर हुए, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीधे से खारिज कर दिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस दिखा देते हैं। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी रेजोनेंस, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगला स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा O, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा ही, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरह से देयर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन, जिसकी वजह से नेट स्ट्रक्चर हमारे पास ओजोन का ऐसा रहेगा कि जिसमें हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड हम यूं शो करेंगे बेटा जी। सो बैंड स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, और इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर होता है, उसकी वजह से यहाँ रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री बॉन्ड एंगल ओजोन का हो जाता है। बेटा क्लियर हो गया होगा। नाउ अगली बात, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए समझ लेना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक। क्या बोलेंगे? पेल ब्लू गैस विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसकी अपनी एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, पेल ब्लू गैस विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। जैसे बेटे अर्थ को आप ब्लू प्लेनेट बोलते हो, क्यों बोलते हो? क्यों बाहर से अर्थ हमें ब्लू दिखाई देती है? तो लोग बोलते हैं इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर की रिफ्लेक्शन से अर्थ बाहर से ब्लू दिखाई देती है। बट अर्थ के आसपास एक ओजोन लेयर भी होती है जिसका स्काई ब्लू सा कलर, लाइट ब्लू सा कलर यानी पेल ब्लू सा कलर होता है, विच ऑल्सो गिव्स ब्लू अपीयरेंस टू द अर्थ। तो जब स्पेस से बाहर से देखते हैं तो बेटा हमें अर्थ ब्लू थोड़ा बहुत ओजोन की वजह से भी दिखाई देती है। लेकिन बेटे हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हम लिक्विफाई कर दें तो ये डीप ब्लू लिक्विड, या फिर अगर सॉलिडिफाई कर दें तो वॉयलेट ब्लैक सॉलिड बन जाता है। अगर लिक्विफाई कर दें, ऑन लिक्विफिकेशन becomes dark blue liquid, ठीक। ऑन सॉलिडिफिकेशन जब इसको सॉलिड कर देते हैं बेटा, ऑन सॉलिडिफिकेशन इट बिकम्स डार्क ब्लैक वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दिखती कैसे। अब अगली बात, ये वैसे तो हमारे पास हार्मलेस है, बट अगर बेटा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो, इन लो कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस, ठीक। बट अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, या हम बोले कि कंसंट्रेशन की 100 ppm से ज्यादा हो जाए ना बेटा, तो ब्रीदिंग को अनकंफर्टेबल कर देती है। यानी इफ कंसंट्रेशन rises more than 100 ppm, it makes breathing uncomfortable.
ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल, ये अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग कर देती है बेटा, अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब रही बात, सबसे बड़ी बात है, ओजोन इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। ओजोन इज 1.5 टाइम हैवियर देन एयर, ये एयर से 1.5 गुना भारी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सामने आता है कि इफ ऑक्सीजन इज हैवियर देन एयर देन व्हाई इट इज अबव एयर। अगर ऑक्सीजन हैवी है तो देन व्हाई इट इज अबव एयर, है भाई? कोई लॉजिक है? मैं बताता हूं तुम्हें। क्या होता है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनती, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बनी, ये हैवियर होती है, ये नीचे आती है और नीचे आके ये ऑक्सीजन में टूट जाती है बेटा। दिस ब्रेक्स अप इनटू ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ऊपर जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये बनती है। तो कहने का मतलब जितनी ओजोन नीचे आती रहेगी उतनी ऊपर ओजोन बनती रहेगी, इसलिए ओजोन वहीं पर हमें उतनी ही लगती है। ऐसा नहीं होता कि नीचे नहीं आती है, नीचे आती है बेटा, बट क्या होता है कि ऊपर उतनी ओजोन बनती रहती है। इसको रिसर्कुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं। पर इसका एक और रीजन भी कई लोग देते हैं, कहते हैं ओजोन इज डायामैग्नेटिक, ओजोन इज डायामैग्नेटिक। बेटा डायामैग्नेटिक है, जैसे ऑक्सीजन जो थी वो पैरामैग्नेटिक थी। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ऑक्सीजन क्लिंग्स टू द मैग्नेट, ऐसा बताया था मैंने आपको कि ऑक्सीजन जो होता है दैट क्लिंग्स टू द मैग्नेट। ठीक, तो ये जो होती है ओजोन डायामैग्नेटिक होती है। तो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करती हो, जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ को नहीं आ पाती हो। तो बेटा ऑब्वियसली ये हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक, सो मे नॉट बी कमिंग टूवर्ड्स अर्थ। ठीक, अगली बात, इट इज ऑलमोस्ट CS2 हो गया एटसेट्रा। तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फ्रीली सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। लेकिन सबसे अच्छा सॉल्वेंट जिसको हम यूज करते हैं ना बेटा, वो था टर्पेंटाइन ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, टर्पेंटाइन ऑयल में इसको, टर्पेंटाइन ऑयल बेटे इसके अंदर इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। या फिर एक होता है सिन्नामम ऑयल, इलायची का तेल होता है ना बेटा, सर सिन्नामम ऑयल। हाँ जी बेटे बोलो। सर अभी ना आपकी थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी। यस तो सर। तो सर आप ये वाला पॉइंट रिपीट करोगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ये वाला क्या सारा रिपीट कर देंगे, जस्ट मैं देख लूं नेट। तो बेटे मैंने ये बताया कि ओजोन जो है ये वाटर में सॉल्युबल बहुत कम है, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, but it is very much soluble in organic solvents like CS2, glacial acetic acid, या फिर CCl4 या बेंजीन। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए रहता है टर्पेंटाइन ऑयल। हम ओजोन को एब्जॉर्ब भी किसमें करवाते हैं, बेसिकली टर्पेंटाइन ऑयल में बेटा। ठीक, या सिनामम ऑयल जो होता है इसमें एब्जॉर्ब करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई थिंक सो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चले आगे बच्चे। सर हाँ जी बेटे बोलो। सर जो आपने वो ये ओजोन के हैवी वाला पॉइंट बताया था, एयर से हैवी होने वाला, हाँ जी, मतलब वो स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे आ रही है वो, फिर ऑक्सीजन O2 में टूट रही है, फिर ऊपर जा रही है वो, फिर O3 बन रही है, ये चलता रह रहा है। तो आपने सर वो स्टार्टिंग में जो वो रिएक्शन दिया है, ये 3O2 बिकम्स 2O3, ये मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। जी हाँ जी, ये जो आपने पॉइंट बताया था, इसी वजह से ये रिएक्शन आया, मतलब ये जी हाँ जी, इक्विलिब्रियम वाला। हाँ जी बिल्कुल सही। और सर ये आपने सर वो एक स्पार्क वाला पॉइंट बताया था,
ये सीमन क्या बेटा? साइमंड्स ओजोनाइजर में आपने वो बताया था कि अगर स्पार्क लगेगी तो हाँ जी, जो ओजोन टूट जाएगा। हाँ जी सर ऐसा क्यों होगा? बेटा, स्पार्क मिलते ही ओजोन का बॉन्ड टूट जाएगा। स्पार्क अगर होगी, एनर्जी होगी तो उससे बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। सर मतलब हर बार अगर ओजोन को कहीं भी स्पार्क लगती है तो वो टूट जाएगा? बिल्कुल मतलब सर जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है तब भी वो टूट जाता है? बिल्कुल। ओके सर। सर और आपने ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4 के आगे क्या लिखा है? CS2। CS2, ठीक है। और कोई दिक्कत बेटे? नहीं सर। ओके, अब चलते हैं बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ये तो हमने पढ़ा कैसे बनाई जाती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखो बेटा, अगर तुमने नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन पढ़े हैं तो वही रिएक्शन इसके होने हैं, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमें याद होगा कि मैंने बोला था कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो फेरस को फेरिक में चेंज करता है। बोलो, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था मैंने? यस सर। यस सर। बताया था कि अगर मान लो आयोडाइड है उसको आयोडीन में चेंज करता है, क्लोराइड है उसको क्लोरीन में चेंज करता है, नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में चेंज करता है, H2S है तो उसको सल्फर में चेंज करता है, सल्फर फर्दर सल्फर सल्फेट में चेंज होता है। ठीक है ना बच्चे? इसी तरह से आपको सारा कुछ ये क्लियर किया गया था। ठीक, अगर मान लो सल्फाइड है तो सल्फाइड विल बी चेंज्ड इनटू सल्फेट। ये सारे जो रिएक्शन आपने पढ़े थे ऑक्सीडेशन के, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, वही सारे रिएक्शन इसने शो करने हैं। क्यों? ओजोन जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, दैट कैन ब्रेक अप इनटू ऑक्सीजन एंड फ्री ऑक्सीजन। सो ये जो फ्री ऑक्सीजन होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने में बहुत इजी होता है इसके लिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसका रिएक्शन, मान लो FeSO4 के साथ करना चाहते हो, फेरस सल्फेट के साथ ये रिएक्शन करना चाहते हो, तो फेरस सल्फेट प्लस ओजोन को आप रिएक्ट करवा रहे हो बेटे। ठीक है जी, फेरस सल्फेट प्लस दैट ऑफ ओजोन। तो फेरस सल्फेट किस में चेंज होगा? ऑब्वियसली फेरिक सल्फेट में। थोड़ा सा मीडियम एसिडिक रख देते हैं, रिएक्शन को थोड़ा कैटेलाइज कर देंगे। ठीक, तो ये ओजोन जो है ये फेरस को किस में चेंज करेगा? फेरिक में। तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा और साथ में वाटर एंड ऑब्वियसली इसका बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ठीक, क्योंकि देखो ये तो ऑक्सीजन मिलना ही है, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो एसिड की प्रेजेंस में फेरस विल बी चेंज इनटू फेरिक। इसी तरह से अगर मान लो मैं कल को लिखता हूं पोटाशियम फेरोसाइनाइड, क्या लिखता हूं? पोटाशियम फेरोसाइनाइड। इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करवाता हूं पोटाशियम फेरोसाइनाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और वाटर, चाहे एसिड ले लो चाहे वाटर ले लो, फेरस विल बी चेंज इनटू फेरिक। तो हमारे पास बन जाएगा K3FeCN का होल 6, साथ में KOH और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है जी, यानी फेरस विल बी चेंज्ड टू फेरिक। आई एम नॉट बैलेंसिंग द इक्वेशन, दैट यू कैन इजीली डू। ठीक है जी। इसी तरह से बेटे अगर हम बात करें कि आयोडाइड है, मान लो कोई आयोडाइड है, Ki है या HI है, ठीक है, मान लो HCl है, HCl को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो बेटे मैंने आपको अभी बताया क्लोराइड विल बी चेंज्ड इनटू क्लोरीन, Cl2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसी तरह अगर HI होता है तो HI को ओजोन से रिएक्ट करवाते हो, आयोडीन मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर मान लो KNO2 है, नाइट्राइट ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, ऑक्सीजन यहां लगा दो, KNO3 हो जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा आपका K2SO3 होगा, आप ओजोन से रिएक्ट करवाते हो तो K2SO4 ये बन जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। यानी वही ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस यहाँ पे सारे के सारे चलते चले जाएंगे बेटे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये रिएक्शन होते चले जाते हैं। क्लियर?
एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। जैसे मान लो के आई है, अब के आई को मैंने ओजोन से रिएक्ट करवाया है, ठीक, के आई प्लस ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करवा दिया। तो बेटा देखो सिंपल बात, के आई का तो क्या बनना है, आयोडीन, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। साथ में क्या बन जाना है, ओजोन और ऑक्सीजन, और साथ में क्या रह जाना है, KOH। तो ऐसे बैलेंस वैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। तो ऐसे करके HI का आयोडीन बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर एक्सेस हो गया ना इसमें, अगर एक्सेस हो गया तो ये आयोडाइड जो होता है ना बेटा, ये आगे ऑक्सीडाइज हो करके ट्राइआयोडाइड भी देता है। खैर उसको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं करेंगे, अभी सिंपल बातें कर रहे हैं। इसी तरह से मान लो आपका PBS है, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, इसको अगर मैंने ओजोन से रिएक्ट करवाया, ठीक है जी, किससे, ओजोन से रिएक्ट करवाया, तो बेटे ऑब्वियसली पहले सल्फर बनेगा, सल्फर आगे सल्फेट में चेंज होगा, तो बनेगा PbSO4 एंड ऑक्सीजन। बेटे दिस कैन आल्सो सर्व एज अ टेस्ट, क्योंकि जो PbS होता है ये ब्लैक कलर का होता है, तो जैसे इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करते ये वाइट हो जाता है। सो दिस आल्सो सर्व द टेस्ट फॉर ओजोन। आप एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर पे बेटा PbS का ब्लैक कलर का डॉट लगा देंगे, और ओजोन के एटमॉस्फेयर में रखने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो डॉट है ब्लैक कलर का वो व्हाइट हो गया होगा, विच प्रूव दैट, जिससे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ओजोन है। तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। तो ये तो हो गया सॉल्ट के साथ रिएक्शन, वही रिएक्शन है जो HNO3 के है। अब दूसरी बात, सॉल्ट्स के बाद दूसरी क्या होती है हमारे पास, मेटल्स। अगर मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑब्वियसली मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। वेरी वेरी सिंपल, कोई भी मेटल ले लो, मेटल का ऑक्साइड बनाना है आपको। जैसे मान लो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर को ओजोन से रिएक्ट करवा दो, ठीक, O3, तो सिल्वर का ऑक्साइड बन जाएगा Ag2O, और साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगी बेटा। क्लियर हो गया? ऐसे कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, अगर आपने कॉपर को ओजोन से रिएक्ट करवाया तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन का रिएक्शन बता रहा हूं तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, एक होता है मरकरी। मरकरी जो होता है डज नॉट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ कंटेनर। मरकरी किसी भी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ चिपकता नहीं, स्टिक नहीं करता है। आप हाथ पे भी रखोगे तो चिपकेगा नहीं, ऐसे फेंक दोगे नीचे गिर जाएगा, लेकिन हाथ को गंदा नहीं करेगा। ठीक, क्यों? इसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, अपनी तरह के मॉलिक्यूल्स में जुड़ने की फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो मरकरी जो होता है, इट डू नॉट स्टिक्स टू द वॉल ऑफ कंटेनर। क्या कहा? इट डू नॉट स्टिक्स to the walls of container, कंटेनर को नहीं चिपकता है। अब आपने इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करवा दिया, आपने इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो बेटे यहां पे बन जाता मर्क्यूरस ऑक्साइड। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, ये बनता है मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड। And mercury starts sticking to the, now mercury starts sticking to the wall of container, and this is called as, and this is called as tailing of mercury. This is very important. This is called as, this is called as tailing of mercury. इसको टेलिंग ऑफ मरकरी बोला जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग ऑफ मरकरी, यानी मरकरी का क्या करना, मरकरी का टेल छोड़ देना, चिपकना शुरू हो जाना। बेटे क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, ड्यूरिंग द टेलिंग ऑफ मरकरी, ड्यूरिंग द टेलिंग ऑफ मरकरी, टेलिंग ऑफ मरकरी, कंपाउंड फॉर्म्ड इज, कंपाउंड formed is, formed is, compound formed is, टेलिंग ऑफ मरकरी के दौरान
जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, हमें ए में देंगे HgO, बी में देंगे Hg2O, ठीक, सी में दे देंगे HgO2 और डी में दे देंगे कुछ भी ऐसा, ठीक, कुछ भी दे देंगे Hg या कुछ भी, नन ऑफ दीज दे दिया, नन ऑफ दीज। बेटा याद रखना है ये बनेगा मर्क्यूरस नॉट मर्क्यूरिक, ये बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखना है। द आंसर मस्ट बी मर्क्यूरस, जबकि ज्यादातर बच्चे ए टिक कर देंगे जो कि मर्क्यूरिक होगा, क्योंकि देखने में हमें ये आसान रिएक्शन लगेगा तो हम ऐसी गलती कर देंगे। आपने कभी भी ऐसी गलती से भी नहीं करनी है। समझ में आ गई बेटे बात? तो मेटल के साथ तो रिएक्शन समझ में आ ही जाते होंगे कि नहीं? सर हाँ जी, सर मतलब कि ओजोन मरकरी की कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ देता है। हाँ जी बेटे जी, ये पता क्या करता है, जो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाता है, तो मर्क्यूरस ऑक्साइड जो होता है सतह पे आ जाता है बेटा, ठीक, और जो सरफेस पे आएगा तो उसकी वजह से अंदर तो फोर्सेज रहेंगी बट इट विल स्टार्ट स्टिकिंग टू द वेसल फ्रॉम द आउटसाइड। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, अभी देखो बेटे ये तो था मेटल के साथ रिएक्शन, अब ऑब्वियसली नॉन मेटल है। देखो बच्चे, नॉन मेटल का रिएक्शन जब भी हम करेंगे तो हम जनरली करते हैं विद डाइल्यूट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन एंड वाटर। तो बेटे देखो नाइट्रिक एसिड का किया था, उसमें भी ऐसे ऑक्सीजन मिल रही थी ना बेटा, वो भी वैसे ही रिएक्शन इसके होंगे। जैसे अगर मान लो कार्बन है, अब कार्बन को तुमने ओजोन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ऑब्वियसली इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जुड़ के क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड और ओजोन और ऑक्सीजन। ये तो कार्बोनिक एसिड जो होता है स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया जाता है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। बैलेंस वैलेंस नहीं किया हूं मैं रिएक्शन को, आप बैलेंस कर सकते हो इजीली अपने आप, ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं रहती, बहुत इजीली बैलेंस होगा। इसी तरह सल्फर और ओजोन का प्लस वाटर, तो इसका बनेगा ऑक्सी एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। इसी तरह अगर फास्फोरस का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से बेटे अगर हम कल को कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं, ठीक, यहां तक कि आप इसमें आयोडीन ले लेते हैं, तो आयोडीन जो होगा प्लस ओजोन प्लस वाटर गिव्स अस आयोडिक एसिड, ठीक, प्लस ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? यानी वही नॉन मेट, हमने नाइट्रिक एसिड में भी ऐसे ही पढ़ा था कि नॉन मेटल के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करो उसका ऑक्सी एसिड बनता है प्लस NO2 एंड वाटर। यहाँ पे उसका ऑक्सी एसिड प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इसका ऑक्सीजन है। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। बेटा एक खास बात, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, अगर आयोडीन को ड्राई ओजोन से करवाओ बिना वाटर के, अभी तो वाटर के साथ करवाया ना, तो ड्राई ओजोन के साथ जब हम करवाते हैं ना बेटा, ये एक स्पेशल रिएक्शन है और इसमें बनता है I4O9। क्या बनता है? I4O9। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। I4O9 अगर ड्राई ओजोन के साथ इसको रिएक्ट करवाओ तो I4O9 ऐसा कंपाउंड बनता है बेटा। एक्चुअली ये हम इसको बोलते हैं आयोडेट ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयोडीन। क्या बोलते हैं? आयोडेट ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयोडीन, यानी I3 पॉजिटिव और IO3 1 नेगेटिव का होल थ्राइस, ऐसे बनता है बेटा ये, ठीक, इस तरह से है। क्लियर? I3 पॉजिटिव IO3 1 नेगेटिव का होल थ्राइस, ऐसे ये बनता है। क्लियर? तो इसको बोला, ये होता आयोडेट का फॉर्मूला, इसको बोला आयोडेट ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयोडीन। ट्राई पॉजिटिव आयोडीन का आयोडेट हुआ करता है बेटा ये। तो उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। Yes, दो sir. स्पेशल, हाँ जी बेटे बोलो। नहीं सर कुछ नहीं।
दो स्पेशल एक्सेप्शनल बिहेवियर वाले हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है। हमने तो पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड को अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग से रिएक्ट करो तो सल्फेट बनता है, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है। यहाँ पे बेटे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फेट नहीं बनता है। क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है बेटा, यहाँ सल्फेट नहीं बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। ठीक। और दूसरा, इसी तरह से अगर SnCl2 होता है बच्चे और इसको ओजोन से रिएक्ट करवाते हो, SnCl2 को ओजोन से रिएक्ट करवाते हो तो SnCl4 बनता है, और साथ में हमारे पास इस केस में वाटर बन जाता है, बिकॉज ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl हुआ करता है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ वाटर बन जाएगा। अदरवाइज अगर हम ये नहीं लेते, ठीक है, ये नहीं लेते, इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे आप 3 ले लो, तो यहाँ पे आप 6 ले लेना, तो यहाँ पे आप 3 ले लोगे, तो आराम से बैलेंस हो जाएगा बेटा जी ये रिएक्शन। ठीक, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ठीक है जी। स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस से स्टेनिक क्लोराइड बनता है। ठीक, क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर जो आपने लास्ट रिएक्शन लिखा है इसमें एसिडिक मीडियम में होगा, ये मतलब अगर हम एसिड नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा या फिर? होगा, पर वो बहुत क्विक होता है बेटा वो। अगर नहीं डालेंगे तो क्विक होता है या डालेंगे? हाँ जी। ठीक है सर। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जब हम अगर इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना बेटे, तो जी क्या सर। होगा, अगर हम एसिड नहीं डालेंगे तो रिएक्शन इतना क्विक नहीं होगा, क्योंकि कोवलेंट है, इसके साथ क्विक होगा। क्लियर? जी सर। अब देखो अगली बात बच्चे, आगे देखें तो हमारे पास एक बात और है कि ओजोन जो है ये टूटती ऐसे है, इसीलिए बेटा इसकी बहुत सारी ऐसी यूजेस हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात है, इट हैज जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज। इट हैज जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज। ठीक, जर्मीसाइडल में जर्म्स को मारने की प्रॉपर्टीज। देखो बेटे, आपने कभी बिस्लरी की बोतल ली होगी या घर पे कभी पड़ी हो तो उसके ऊपर पढ़िएगा, उसके ऊपर लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर। क्या लिखा होता है? ओजोनाइज्ड वाटर। क्यों लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर बेटे? क्योंकि बच्चे क्या है कि जैसे हम उसमें ओजोन का जेट मारते हैं तो ये फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो बैक्टीरिया वायरस को ऑक्सीडाइज कर देती है, खत्म कर देती है, जला देती है। ठीक, तो उससे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, तो इट हैज जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज। इसीलिए हम वाटर में इसका जेट मार के उसको जर्म फ्री कर देते हैं। इसी तरह से बेटे इट इज यूज्ड as deodorizing agent in slaughterhouses. स्लॉटर हाउस समझते हैं? बूचर खाने ना, जहां मीट वगैरह काटा जाता है, वहां बड़ी गंदी स्मेल होती है, तो वहां पे ये ओजोन जो होता है उसका जेट मार दिया जाता है। रीजन क्या होता है? जो बैड स्मेल होती है दैट इज ड्यू टू सल्फरस कंपाउंड्स, और वो सल्फरस कंपाउंड्स ओजोन की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स में चेंज कर जाते हैं। ठीक, दे चेंज इनटू सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स, और इसी वजह से उसकी स्मेल चले जाती है बेटा। तो ये डिओड्राइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अगली बात, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफायर, या इट इज यूज्ड एज एयर प्यूरिफायर in crowded places, air purifier in crowded places like malls and cinema halls etc. डेफिनेटली इंडिया में कम यूज होता होगा। ठीक, क्या है कि बेसिकली क्राउडेड प्लेसेस जो होते हैं वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे चीजें ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं बेटा। ठीक, ऑक्सीजन अंदर लिमिटेड सी होती है, तो इस वजह से वहां पे फाउल गैसेस इकट्ठी हो जाती है। तो ओजोन क्या करता है, जैसे कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ओजोन उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करके हार्मलेस बना देगा और ऑक्सीजन देगा।
तो ऑक्सीजन सांस के लिए यूज होती जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गंदी गैस है वो खत्म होती रहेगी। यही नहीं, और भी तरह की फाउल गैसेस हो सकती हैं। तो ये एयर प्योरीफायर की तरह यूज होता है बेटा इन क्राउडेड प्लेसेस। बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। फिर ये हाँ जी बेटे बोलो। सर इसका ओजोन का जो यूज है वो सिर्फ ये बिस्लेरी जैसी बोतल्स में या फिर जो हमारे घर पे सप्लाई आते हैं पानी का उसमें भी है कुछ? उसमें नहीं होता यार, उसमें क्लोरीन वगैरह यूज होती है। ठीक है। अगली बात देखेंगे, अगली बात हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास ये जो ओजोन होता है दैट इज आल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्ट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ओजोनोलिसिस। बहुत मस्त है, तुम्हें करवाता हूं। ठीक, देखो बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसका रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं? ओजोनोलिसिस, ओजोन डाल के तोड़ना, ये एल्कीन एल्काइन में होता है। देखो बेटे, मान लो मेरे पास यहाँ पे एल्कीन है, इस एल्कीन को मैंने ओजोन से रिएक्ट करवाया। तो बेटे जब एल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे ना, ये डबल बॉन्ड तोड़ करके यहाँ बनाना एक तंबू। तंबू समझते, तंबू है भाई? यानी ऐसा बना लेना CH2O CH2O, ये बना लिया तंबू। ठीक, ओजोन से रिएक्ट करके हमने बना लिया तंबू। और फिर जिंक और वाटर में उड़ा देंगे इसके बम्बू, यानी यहां से इसको तोड़ेंगे, यहां से इसको तोड़ेंगे, बम्बू अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? HCHO, 2 मॉलिक्यूल इसके, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपल बात, एल्कीन के साथ जो होगा, ठीक, पहले बनाओगे तंबू फिर उड़ा दोगे इसके बम्बू। समझ में आई कि नहीं? जैसे कि अगर कोई और एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH मैंने ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया, तो बेटा जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह क्या बना देना? उसकी जगह बना देना एक तंबू। ये बन गया मेरे बच्चों एक तंबू। अब मैंने बोला जिंक और वाटर में उड़ा देने हैं इसके बम्बू, तो यहां से इसको उड़ाओ, यहां से इसको उड़ाओ, क्या बन गया? CH3CHO। यहां से भी ऐसा ही बना, यहां से भी ऐसा ही बना। अगर कोई और होता, बस आपने डबल बॉन्ड की जगह ओजोन का ये ओजोनाइड, तंबू का अंग्रेजी नाम हो गया यहाँ पे ओजोनाइड, तो ये ओजोनाइड बनाना है, दिस इज ओजोनाइड। ठीक है जी। और फिर जैसे जिंक वाटर में रिएक्ट करेंगे, इसका ये वाला पार्ट अलग कर देना है। तो सिंपल तरीके से याद रखना, पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बम्बू। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो अगली बात, ऐसे ही अगर एल्काइन हुआ तो एल्काइन के साथ भी करते हैं। अब एल्काइन है मेरे पास, मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने ओजोन से रिएक्ट करवाया। बेटे ओजोन तो 2 ही बॉन्ड तोड़ता है, इसके बीच में 3 बॉन्ड है, तो बेटा 2 बॉन्ड तोड़ के तंबू बना देना, तीसरा रहने देना। यानी अब तंबू बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? छत वाला तंबू बनेगा। ऐसा करके 2 बॉन्ड टूट गए, तीसरा रह गया, और छत वाला तंबू तो स्ट्रॉन्ग होता है ना यार, क्यों भाई? तो अब क्या करेंगे, जब वाटर और जिंक इसमें डालेंगे तो बंबू छोड़ के बाकी सब कुछ तोड़ देंगे। इसको निकाल दो, इसको तोड़ दो, बंबू एज इट इज रहने दो। क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड O। यानी इसको ऐसे ध्यान में रख लेना, पहले बनाओ तंबू फिर रहने दो उसके बंबू। यहां क्या बोला? पहले बनाओ तंबू उड़ा दो बंबू। एल्काइन में पहले बनाओ तंबू फिर रहने दो उसके बंबू। ठीक, जैसे कोई और एल्काइन ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको ओजोन से रिएक्ट किया, तो बेटे हमने पहले बनाया CH3C, यहाँ पे OC, यहाँ पे CH3 और यहाँ O, यहाँ पे भी O। अब बेटे जब हमने जिंक और वाटर में इसको किया रिएक्ट, ये जिंक और वाटर इसको किया रिएक्ट, तो भैया छत तोड़ दी, बेस तोड़ दिया, बाकी एज इट इज रखा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इसमें हमने क्या किया, पहले बनाया तंबू और फिर रहने दिया उसका बम्बू, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बनाया तंबू फिर तोड़ दिए बम्बू। क्लियर? यस सर। तो बहुत सिंपल है, इसको ध्यान में रखना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने बोला अगर एल्कीन होगा तो पहले बनाओ तंबू, उड़ा दो उसके बम्बू, और फिर अगर एल्काइन है तो पहले बनाओ तंबू फिर रहने दो उसके बम्बू। इस तरह से याद कर लेना। तो ये तो हो गया बेटा ओजोन के रिएक्शंस, ओजोन की प्रॉपर्टीज, ओजोन के यूजेस, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। ठीक, अब आ जाओ बेटे आगे। अब ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को सर खत्म एक कर दिया। मिनट, हाँ जी बेटे जी। सर एक मिनट इरेज मत करना। अभी मिटा दो बेटे। यस सर। चलो अब चलते बेटे आगे। अब आ जाओ सल्फर की बारी। अब किसकी बारी आएगी? सल्फर की। तो देखो बेटे सल्फर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर अगली वीडियो में।